हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ये आपका एसएसटी का लेसन 5 है, शिल्प और उद्योग। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, याद रखने योग्य पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो यहाँ दिए हुए हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प का पतन, आधुनिक उद्योग का विकास और प्रतीक अध्ययन वस्त्र उद्योग, इन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। तो ये टेक्स्ट आ जाता है। अंग्रेजों के भारत में आगमन से पहले यहाँ दो प्रकार के उद्योग थे। पहला गांव में कुटीर उद्योग था। गांव के कारीगरों में बुनकर, बढ़ई, लोहार, सुनार और ठठेरे आदि थे। यानी कि जब अंग्रेज आए तो पहले यहाँ के जो भारत में जिस तरह के उद्योग थे उसमें एक तो था गांव में होने वाला कुटीर उद्योग, जो गांव के किसान लोग अपने खाली टाइम में, किसानी के अलावा जो टाइम रहता था उसमें अपने अपने घरों में जो जो काम जानता था, जो बुनाई जानता था, जो लकड़ी का काम जानता था, जो लोहे का, सोने का या बर्तन बनाने का, वो सारे लोग अपना ये काम करते थे। ये कारीगर अपने परिवार और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की कई वस्तुएं बनाते थे। इससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। तो ये क्या है कि जो लोग लोकल के लोग थे उनकी ज़रूरत की चीज़ें ये बनाते थे और इससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। यानी कि वहाँ खुद ही इतना बिजनेस हो जाता था कि गांव के लोगों की भी इनकम और आमदनी का ज़रिया उनको मिला हुआ था। दूसरा, यहाँ शिल्प और कला थे जो कस्बों और शहरों में विकसित हुई। ढाका, भड़ूच और मदुरै महीन मलमल और कैलिको के लिए प्रसिद्ध थे। तो गांव के अलावा जो कस्बे और शहरी जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे कला और शिल्प, कुछ आर्ट वर्क, कुछ कलाकृतियाँ टाइप की, या जो कपड़े के ऊपर कढ़ाई है, छपाई है, ये सब चीज़ें होती थी। और ये ढाका, भड़ूच और मदुरै, ये जो जगहों के नाम हैं, जैसे ढाका अब आज बांग्लादेश में है, मदुरै का मतलब ये तमिलनाडु, चेन्नई की तरफ। तो इस तरह से ये जो जगह थी, ये बारीक मलमल और कैलिको कपड़ा जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध थी। सूरत, मसूलीपट्टनम, जो आज मछलीपट्टनम भी कहा जाता है उसको, विशाखापट्टनम जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। यानी पानी में चलने वाले जहाज़ और नौकाएं टाइप की ये सब बनते थे यहाँ पर। हैदराबाद और तंजावुर पीतल और तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध थे। तो कुछ केंद्र लोहे के काम, सोने और चांदी के जेवर, प्रस्तर कला और अन्य कार्यों के लिए विख्यात थे। तो यानी भारत की जितने भी जगह थी, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा काम होता था। भारतीय हस्तशिल्प का पतन। अब ये पतन कैसे हुआ या उसमें गिरावट कैसे आई, जो काम यहाँ होता था? 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। सबसे बड़ी घटना मुगल साम्राज्य का पतन था। अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद शासकीय तंत्र गड़बड़ा गया और शासक व्यापारी वर्ग की पहले जैसी रक्षा न कर सके तथा कला, शिल्प, व्यापार और उद्योग पतन की ओर बढ़ने लगे। तो सबसे जो मेन बात थी कि जो आखिरी मुगल बादशाह था औरंगज़ेब, उसके बाद से जो राजकाज का टाइम, काम करने का तरीका था, वो सब गड़बड़ा गया। और उसमें जो बादशाह थे, राजा थे, वो व्यापारियों के लिए ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए। और जो उनकी काम की जो काम वो करते थे, जिस तरह के काम होते थे, तो उनका उनके फ़ायदे के लिए नीतियाँ बनाना, जो उनकी परेशानियाँ उनको दूर करना, ये सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी थी जैसे कि औरंगज़ेब के टाइम तक होती थी। कई भारतीय शासकों को अंग्रेज़ों ने हटा दिया। उनकी संरक्षता के बिना नगरीय हस्तशिल्प उद्योग प्रभावित हुआ। संगठन अपनी महत्ता खो बैठे और कारीगर कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल में आ गए। समय के साथ भारतीय हस्तशिल्प कंपनी की नीतियों का शिकार हो गया और इसके जो पतन के निम्नलिखित कारण थे। तो एक तो ये हुआ कि जो आखिरी मुगल शासक था, उसके बाद तो जो सिस्टम था वो गड़बड़ा ही गया था। फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भी धीरे धीरे करके जो यहाँ पे राजा थे और वो बादशाह वगैरह थे, तो उनकी सारी ताकतें कम करते गए, अपनी बढ़ाते गए, क्योंकि आए तो थे व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनका जो विस्तार था, कब्जा था, वो भारत के कई राज्यों तक होते होते काफ़ी बड़े इलाके में फैल गया था। तो उनके अंग्रेज़ों के राज आने से भी यहाँ का जो भारत का
हस्तशिल्प उद्योग था वो बहुत प्रभावित हुआ। तो उनके जो यूनियनें थी, उनके जो संगठन थे, जो काम करने वाले थे, उनकी भी कोई अहमियत नहीं रही। कंपनी और जो कारीगर थे जो काम करते थे अपने हाथ से, वो कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल में आ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी कि जिससे कि वो इनको कारीगरों को अपनी मनमर्जी से उनका शोषण करते थे, उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता था, उनके हिसाब से काम करना पड़ता था। तो क्या क्या ऐसी बातें रहीं जिसकी वजह से ये भारतीय जो हस्तशिल्प था, ये इसका पतन हुआ, ये गिरावट आई इसमें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट पहला ये है, बुनकरों के प्रति कंपनी का कठोर रवैया। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के अधिकारियों ने कारीगरों पर एकाधिकार करना आरंभ कर दिया। वे उन्हें अपने मनचाहे दाम पर वस्तु बेचने को मजबूर करने लगे। तो एक जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उस युद्ध के बाद अंग्रेजों का एक तरीके से शासन यहाँ स्टार्ट हो गया था भारत में, क्योंकि पहले तो वो आए थे व्यापार करने, लेकिन प्लासी का एक जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद वो राजकाज भी उनका शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर जो जिस इलाके में उनका राज शुरू हो गया, तो वहाँ के जो काम करने वाले थे उनको उन लोगों ने मजबूर किया। जो भी वो चीज़ें बनाते थे, कपड़े की हों या लकड़ी की या लोहे पीतल की, वो चीज़ें ये लोग अपने मनमाने दामों पे अंग्रेज़ लोग उनसे खरीदने लगे। ये नहीं था कि जो काम कर रहा है वो अपनी चीज़ बनाएगा और अपने रेट खुद तय करेगा, ऐसा नहीं था। काम तो उन्होंने कर लिया काम करने वालों ने, लेकिन सामान का रेट अंग्रेज़ लोग तय करते थे कि ये चीज़ तुम हमें इतने में बेचोगे। तो इससे उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता था और वो मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग जोर ज़बरदस्ती करके अंग्रेज़ उनसे काम करा लेते थे। कारीगरों को अग्रिम भुगतान के रूप में एक बड़ी धनराशि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। इसका ये कारण था कि वो अन्य व्यापार नहीं कर सकते। इस तरह के दबाव के तहत कारीगरों द्वारा उनके पारंपरिक शिल्प को त्याग देने के लिए मजबूर किया गया। और वो अंग्रेज़ ये भी करते थे कि जो ये काम करने वाले थे, इनको इतना पैसा ये दे दिया करते थे एडवांस में, कि ना तो वो काम करने वाले चुका पाते थे और काम करते रहने से उनको घाटा होता था। कम कीमत में वो लोग अंग्रेज़ उनका सामान खरीदते थे। तो इस तरीके से जो पुराना काम था, धीरे धीरे करके एक स्थिति ये आ गई कि काम करने वालों को अपना काम ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि काम करने में उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था, नुकसान होता था। तो इससे अच्छा उन लोगों ने सोचा कि ये काम ही छोड़ दो, कुछ और हम कर लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट ये, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम के रूप में अंग्रेज़ों ने भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार का विस्तार करने के लिए कदम उठाना आरंभ कर दिया। तो जब अंग्रेज यहाँ आए तो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई थी, मशीनों से काम हो रहा था। और जब मशीनों से काम होता है तो हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ जो बनती है तो वो बहुत सारी बनती है। हाथ से काम करने में टाइम भी लगता है और कम प्रोडक्शन होता है, कम माल बनता है। फैक्ट्रियों में मशीनों से तो ज़्यादा बनता है। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगीं, तो वहाँ बहुत सारा माल बनने लगा, कपड़ा हो चाहे और चीज़ें हों। तो उस बने हुए माल को भारत में बेचने के लिए अंग्रेज़ों ने इस तरह की चीज़ें उठाई, कदम उठाए कि जिससे कि वहाँ इंग्लैंड का बना हुआ माल यहाँ भारत में आकर बिके। एक समय का सूती वस्त्र का बहुत बड़ा निर्यातक भारत अब ब्रिटिश कपड़ों के लिए एक उपभोक्ता बन गया। तो यानी एक टाइम ऐसा था कि जबकि जो भारत था वो सूती कपड़ा यहाँ से भारत से बन के और दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में जाता था, और अब उसी भारत में इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा यहाँ पे बिकने लगा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ जो काम होता था, जिस तरह से कपड़ा बनता था, तो ऐसे तरीके उन्होंने किए कि जिससे यहाँ के काम करने वाले मजबूर होकर वो काम छोड़ दिया उन्होंने, और जो इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा था वो यहाँ पर आकर बिकने लगा और यहाँ के लोग उसको खरीद कर उसको इस्तेमाल करने लगे। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बहुत बड़े पैमाने पर देश में आयात किया गया और वहाँ जो इंग्लैंड में जो चीज़ें बनती थीं उनको यहाँ पर भारत के मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारा माल वहाँ से यहाँ लाया गया। भारत में इन वस्तुओं पर कोई कर और शुल्क नहीं थे। और इन लोगों ने क्या करा था, जो पॉलिसी नीतियाँ जो बनाई थी अंग्रेज़ों ने, तो वहाँ से जो सामान आता था इंग्लैंड से, उस पर ये लोग कोई टैक्स नहीं लगाते थे। यानी कि वो सस्ते में बना और सस्ते ही रेटों में यहाँ पे आके बिकने लगा।
इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपने माल के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाई और इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया कि उनका माल इंग्लैंड का बना हुआ यहाँ बिके। तो इस तरह के नियम उन्होंने बनाए कि जिससे इंग्लैंड का बना हुआ माल भारत में आसानी से बिके। भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों को बर्बाद करने के लिए कंपनी ने भारी शुल्क थोप कर इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित किया। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि जो भारत की बनी हुई चीज़ें बाहर जाती थीं, दूसरे देशों में जाती थीं, उन पे इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने काफ़ी टैक्स लगा दिया, जिससे कि वहाँ दूसरी कंट्री में जाने पर वो सामान महंगा पड़ने लगा और जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, वो कम प्रॉफिट में तो काम करेंगे नहीं, तो यहाँ के सामान को उतना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट नहीं होने लगा जैसा पहले होता था। अब व्यापारी लोगों ने भी उसको कम यहाँ से ले जाके बेचना शुरू किया क्योंकि उसमें टैक्स लगता था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों के आधार पर समृद्ध हुई। तो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी, जो फैक्ट्रियाँ लगीं, वो एक तरीके से भारत का जो व्यापार था, अंग्रेज़ों ने उसको बिल्कुल ख़त्म किया धीरे धीरे करके। तो इस वजह से इंग्लैंड की जो क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति, वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह थीं, वो सफल हो पाईं। भारत से कच्चे माल को मशीन संचालित कारखानों में तैयार उत्पादों को बनाने के लिए इंग्लैंड को निर्यात किया गया। और यहाँ का जो कच्चा माल था, कच्चा माल वो होता है कि कोई भी फिनिश चीज़, पूरी कंप्लीट चीज़ बनाने के लिए जो सामान उसमें यूज़ होता है, उसको कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि अगर पैंट शर्ट ये सब चीज़ बनेगी तो ये तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें जो सामान लगेगा कि कपड़ा लगेगा, फिर सुई धागा जिससे मशीन से सिलाई हो चाहे हाथ से, बटन लगेंगे, तो ये सब कच्चा माल होता है। तो भारत से कोई भी चीज़ बनाने के लिए लोहे की, पीतल की या लकड़ी की या कपड़ा, ये सब जो कच्चा माल होता था, यानी कि जिससे अभी कंप्लीट चीज़ नहीं बनी है, वो सारा कच्चा माल यहाँ से एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके इंग्लैंड भेजा जाने लगा, जिससे कि यहाँ से माल जाता था और वहाँ तैयार होता था फैक्ट्रियों में और फिर वापस आकर यहाँ और दूसरे देशों में बिकता था। तो इस तरह से वहाँ की फैक्ट्रियाँ कामयाब होने लगीं और यहाँ का काम ख़त्म हो गया, यहाँ का जो कच्चा माल था वो बाहर जाने लगा। दूसरी ओर भारतीय हस्तकला को कच्चे माल की कमी और ब्रिटिश माल के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस प्रकार वे धीरे धीरे लुप्त हो गए। और दूसरी तरफ क्या था कि यहाँ के बने हुए माल पर टैक्स लगा दिया और कच्चा माल भी यहाँ कम मिलता था यहाँ के बनाने वालों को, क्योंकि कच्चा माल इंग्लैंड भेज दिया जाता था। तो एक तो कच्चे माल की कमी और दूसरा इंग्लैंड का बना हुआ माल सस्ता पड़ रहा है क्योंकि उस पर टैक्स भी नहीं है और वो फैक्ट्रियों में बन रहा है तो ज़्यादा बन रहा है। तो इस तरह से कंपटीशन इतना हो गया था कि यहाँ के जो काम करने वाले थे उनको पड़ता ही नहीं पड़ता था, वो उस रेट में बना ही नहीं पाते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये सब काम खत्म हो गए। भारतीय शासकों के संरक्षण का नुकसान, एक और ये कारण था कि भारतीय शासकों ने न केवल भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षण दिया बल्कि उन्हें उत्पादित करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों को भी प्रोत्साहित किया। तो यहाँ के जो राजे महाराजे बादशाह थे वो क्या करते थे कि यहाँ वो, उनका तो ऐसा नहीं था जैसा अंग्रेजों ने किया, वो लोग तो यहाँ के काम करने वालों का ख्याल रखते थे। उनको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, काम करने वाले की परेशानी हो, जगह की या फैसिलिटीज़ की, वो सब प्रोवाइड करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन निकले, ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए वो, इस तरह का उनको। और बाहर भेजने के लिए पहले पानी के जहाज़ों में माल जाता था। तो हर तरह की पॉलिसियाँ और इस तरीके से बनते थे कि जिससे काम करने वालों को प्रॉफिट होता था। तो अब जब वो राजे महाराजे नहीं रहे, अंग्रेज आ गए, तो धीरे धीरे रियासतों का ब्रिटिश प्रदेशों में परिवर्तन होने से भारतीय औद्योगिक उत्पादों की मांग में गिरावट आती चली गई। भारतीय प्रधानों और रईसों के स्थान पर आए ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय शिल्पकारों को समान स्तर का संरक्षण नहीं दिया। तो जिस तरह से जो भारत के राजा थे, बादशाह थे, उनके जो लोग थे, अधिकारी थे, जिस तरह से वो इनका काम करने वालों का ध्यान रखते थे, तो अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनने इस तरह से ध्यान नहीं रखा और उनके यहाँ पे राज करने से जो भारत के शिल्पकार थे, काम करने वाले थे, उनके बनाए हुए सामान में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। अनऔद्योगीकरण, उद्योगों पर निर्भर लोगों की संख्या से उत्पन्न आय में तेजी से गिरावट को हम अनऔद्योगीकरण कह सकते हैं। जैसे कि जो जितने लोग, जो ये काम करने वाले लोग थे, उससे जो आमदनी होती थी और उसी के ऊपर अपना जो जीवन जीते थे, वो
पैसे से अपना खर्चा चलाते थे। तो जब उसमें कमी आने लगी तो उसको देखा देखी काफ़ी सारे लोग इन सब कामों से पीछे हटने लगे। तो इसको अनऔद्योगिकरण कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण था पहले भारत में वो अब खत्म हो रहा था। आप पहले पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत यूरोप के विकसित देशों से पीछे नहीं था। भारत ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्र, मसाले, नील, चीनी, कीमती पत्थर और कई अन्य वस्तुओं का यूरोप और अन्य देश एशियाई देशों में निर्यात करता था। तो जैसा कि हम पहले पढ़ा है हमने पहले की क्लासों में, पहले के लेसन्स में, कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। बहुत यहाँ जो मुग़ल बादशाह थे उनके टाइम में यहाँ की जीडीपी, यहाँ का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे था और यूरोप के देशों से हम पीछे नहीं थे बल्कि उनसे बराबरी पे थे या आगे भी थे कई कई मामलों में। और यहाँ का जो ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, कीमती पत्थर और ये सब चीज़ें यूरोप में और एशियाई देशों में जाती थी। वस्त्रों के अतिरिक्त पोत निर्माण, शीशा उद्योग और कागज उद्योग भी प्रसिद्ध थे। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर पानी के जहाज़ बनते थे, शीशे का काम और ये कागज़ वगैरह का काफ़ी काम होता था। परंतु ब्रिटिश शासन में ये सभी उद्योग नष्ट हो गए। इससे देश में अनऔद्योगिकरण आ गया। तो जब अंग्रेज आ गए तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने नीतियाँ इस तरह की बनाई कि यहाँ के लोगों को वो तंग करने लगे और इस तरह से यहाँ के बिजनेस के ऊपर काफ़ी असर पड़ गया। अनऔद्योगिकरण ने गाँव के आर्थिक जीवन को हिला दिया। हस्तशिल्प के पतन से देहात क्षेत्र में कृषि और घरेलू उद्योगों में संबंध टूट गया। एक किसान जो अतिरिक्त समय में बुनाई कताई से काम चलाता था अब केवल कृषि पर निर्भर रह गया। तो यानी अनौद्योगिकरण जो हुआ उससे पूरा गांव का जो आर्थिक जीवन था वो डिस्टर्ब हो गया, वहाँ की पैसे की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो गई। लोग बाग जो खेती किसानी से वक्त मिलने पर अपना ये सब काम करके एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते थे, अब वो पूरी तरह से खेती किसानी पर ही निर्भर हो गए। अब उसी पे डिपेंड हो गए कि जितना खेती किसानी से उनकी फसल हो जाएगी, जितना पैसा मिल जाएगा, बस वही हो पाएगा। गैर आवश्यक फसल, ऊंची लगान दर, साहूकारों द्वारा बढ़ी हुई ब्याज दर और बेरोजगारी के दबाव ने भारतीय हस्तशिल्प को तबाह कर दिया। अब क्या है कि जो फसल होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितनी ज़रूरत नहीं है या जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसकी भी फसल हो गई। तो अब वो जब ज़्यादा हो जाएगी फसल तो रेट कम हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में बहुत सारी होती है तो उसका तो रेट ज़्यादा होता नहीं है। फिर इसके अलावा जो टैक्स लगान जो होता था, जो ज़मीन का टैक्स देना पड़ता था, वो भी महंगा था। फिर अगर वो कोई ब्याज पे पैसा लेते थे साहूकारों से तो उसका भी उनको ब्याज देना पड़ता था। और फिर काम धंधा जो उनका ख़त्म हो गया था, जो पहले काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें की वजह से हस्तशिल्प का उद्योग पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और कृषि की तरफ मुड़ गया, जिसको किसानीकरण कहते हैं। कंपनी के सिपाहियों ने भारतीय कारखाने नष्ट कर दिए। जिन स्वतंत्र बुनकरों ने कंपनी की मजदूरी के अनुसार कार्य करने से मना किया, उनके अंगूठे काट दिए गए। तो कंपनी का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी और जो बिज़नेस करने आई थी और बाद में उसने ये अपना कब्जे कर लिए कई भारतीय प्रदेशों पे, रियासतों पे और अपना राज चलाना शुरू कर दिया। तो जो कंपनी के सिपाही थे वो भारत के जो कारखाने थे, जो भारतीय लोगों के कारखाने थे, उनको उनने ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और वो ये चाहते थे कि यहाँ के जितने काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ उनके अंडर में, उनके आदेशों के, उनके ऑर्डर के हिसाब से काम करें। और जिन मज़दूरों ने उनकी बात नहीं मानी या उनके हिसाब से काम करने से मना किया तो उनके अंगूठे काट दिए उनने। कि जो ये बुनकर थे या सूत वगैरह बनाते थे, जो हाथ पैरों से ऐसे काम करते थे कि अंगूठा ना होने की वजह से वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी उन्होंने अत्याचार अंग्रेज़ों ने किए थे यहाँ के काम करने वालों के साथ। भारतीय उद्योग को सबसे बड़ा झटका सन 1896 से 1913 के बीच लगा, जब इंग्लैंड से भारी मात्रा में यहाँ की खपत के 60% सस्ते वस्त्र आयात किए गए। इससे भारतीय उद्योग का विकास पंगु हो गया। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क कब पड़ा 1896 से 1913 के बीच, जब टोटल जो यहाँ पे कपड़े की ज़रूरत पड़ती थी इंडिया में उसका 60% यानी आधे से भी ज़्यादा इंग्लैंड से आ गया और वो भी काफ़ी सस्ता। तो अब इसके बाद फिर भारत में बने हुए कपड़ों को तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि भाई वो सस्ता भी पड़ रहा है
और एक फैशन भी होता था कि भाई इंग्लैंड से आया है कपड़ा। तो ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ का जो औद्योगिक विकास था वो पूरी तरह से भारत का उद्योग ठप हो गया। आधुनिक उद्योग आधुनिक उद्योग का विकास। आधुनिक मशीन आधारित उद्योगों की स्थापना भारत में देरी से हुई, लेकिन इसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्रवाद के बल को विकसित करने का कार्य किया। तो जिस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, तो यहाँ भारत में नहीं हुई थी। भारत में क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि अंग्रेज इस बारे में ये नहीं चाहते थे कि उनको कोई भारत का भला तो करना नहीं था, उनको तो इंग्लैंड का भला करना था। तो यहाँ का जो काम होता था वो तो उन्होंने ठप कर दिया था, और इंग्लैंड के बिजनेस को, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि काफ़ी टाइम गुजरने के बाद फिर जाके भारत में ये औद्योगिक जो विकास है वो शुरू हुआ। तो देर से हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो उससे थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था ठीक हुई। हालांकि जो हस्तशिल्प था वो तो ख़त्म हो ही चुका था, लेकिन फैक्ट्री वाला काम जो यहाँ शुरू हुआ उससे कुछ हद तक आर्थिक भी स्थिति ठीक हुई, और राष्ट्रवाद के बल को भी, थोड़ा राष्ट्रवाद की भावना भी यहाँ पर मजबूत हुई। रेल की स्थापना और भारतीय व्यापारियों के पास संचित धन से आधुनिक उद्योग के विकास को बल मिला। तो एक तो जब रेलवे शुरू हो गया, रेल की शुरुआत हुई, और जो पुराने यहाँ के जो कुछ भारतीय व्यापारी थे जिनके पास पैसा था, तो उस वजह से यहाँ के जो भारत के व्यापारी थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने इसको औद्योगिक विकास को, उनसे ताकत मिली, बल मिला। कपास, जूट और कोयला उद्योग की स्थापना के साथ मशीन युग का आरंभ हुआ। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी, कपास, जूट, कोयला वगैरह की फैक्ट्रियाँ लगीं, तो इससे एक मशीनों का, फैक्ट्रियों का युग यहाँ पर इंडिया में शुरू हुआ। पहली वस्त्र मिल बम्बई में सन 1853 में, और पहली जूट मिल बंगाल में सन 1855 में आरंभ हुई। तो सबसे पहले कपड़े की मिल लगी बम्बई में 1853 में, और जूट मिल बंगाल में लगी 1855 में। अन्य आधुनिक उद्योगों में लौह और इस्पात, सीमेंट, रसायन और शक्ति थे, जिनका की उपयोग दूसरे उद्योगों में होता है। तो बाकी की जो चीज़ें थी उसमें लोहा हो गया, स्टील हो गई, सीमेंट हो गया, और ये केमिकल्स वगैरह हो गए। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो दूसरे भी इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता था, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री बनेगी, कोई भी बिल्डिंग बनेगी, तो सीमेंट उसमें चाहिए पड़ेगा, लोहा और ये सब चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। तो इनका एक तरीके से विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। इस समय कोयला शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। बढ़ते औद्योगिकरण और रेल के विस्तार ने कोयले की मांग बढ़ाकर इसके उद्योग को बढ़ावा दिया। तो उस वक्त क्या होता था, कोयला ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि किसी भी तरह की फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी तरह की मशीनों को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। रेलवे में जो इंजन होते थे वो भी कोयले से चलते थे, भाप वाले इंजन, और भी बहुत सारी मशीनें थीं जो कोयला उसमें यूज़ होता था। तो इससे कोयले की जो इंडस्ट्री थी, कोयले की फैक्ट्रियाँ थीं, इनको काफ़ी बढ़ावा मिला। ये लोहा गलाने की प्रक्रिया में आवश्यक था, जो सन 1874 में हुआ। अब लोहे की जो चीज़ें बनेंगी, लोहे को पिघला के बनेंगी, तो उसके लिए भी कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये 1874 में इसकी शुरुआत हुई। भारत में लौह और इस्पात उद्योग की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बाद में जमशेदजी टाटा के नेतृत्व में टाटा लौह और इस्पात कंपनी का निर्माण हुआ। भारत में लौह और इस्पात उद्योग भारतीय कौशल, पूंजी और संगठन पर बना था। तो जो जमशेदजी टाटा हुए यहाँ पे, तो उन्होंने जब ये टाटा कंपनी बनाई, लोहे और स्टील की कंपनी खड़ी करी उन्होंने, तो ये सब चीज़ें जो विकास हुआ, विकसित हुई, तो ये भारत के जो लोग थे उनकी अपनी एक तरीके से अक्लमंदी कहें, और उनके पास जो हुनर था, कौशल था, उसी के बल पे ये सब हुआ। उन्हीं का पैसा था, उन्हीं की अकल थी, ये सब, इसमें अंग्रेज़ों का कोई योगदान नहीं था। चाय जो 19वीं शताब्दी में आई, कुछ ही समय में सबसे बड़ा बागान उद्योग बन गई। तो इसमें 19वीं शताब्दी में चाय आई, तो चाय का भी बिज़नेस बड़ी तेज़ी से यहाँ पर बन गया, उसके बहुत सारे बाग लग गए। असम, बंगाल और दक्षिण भारत में स्थित चाय के बागानों ने अपना उत्पादन बढ़ाना आरंभ किया, और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय चाय विश्व चाय बाज़ार में चोटी पर पहुँच गई। और ये असम, बंगाल और दक्षिण भारत में जो चाय का बिज़नेस हुआ, तो वो इतनी अच्छी तरह से तेज़ी से बढ़ा कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी कि सन 1900 के
बाद का जो शुरुआती साल थे, उसी में भारत की जो चाय थी वो पूरे वर्ल्ड की चाय बिजनेस में ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इंग्लैंड इसका सबसे बड़ा बाजार था और सबसे ज़्यादा क्या है, इंग्लैंड में ये यूज़ होती थी, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होती थी। कॉफ़ी, सिनकोना और रबर अन्य बागान उद्योग थे जिन्हें विश्व में बाजार मिला। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत तक इन पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहा। और चाय के अलावा जो चीज़ों के बाग थे यहाँ पे, उसमें कॉफ़ी था, सिनकोना और रबड़ वगैरह के भी बागान थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाता था। और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, जब तक अंग्रेज यहाँ पर रहे, तो ये सारे बागान, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ें पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में रहती थी। भारतीय उद्योग विकसित तो हुआ, परंतु स्वतंत्रता से पूर्व इसकी गति धीमी थी। उद्योग कम थे और सीमित स्थानों पर थे। इनमें से अधिकांश के स्वामी अंग्रेज थे, अतः लाभ सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाता था। अंग्रेजों की नीतियां भी भारतीयों के हित में नहीं थीं, अतः वे भारतीय उद्योग को दोयम दर्जे का बनाना चाहते थे। तो इसका जो भारत में जो उद्योगों का विकास हुआ वो तो हुआ, लेकिन जब आज़ादी मिली उसके पहले तक ये बड़ा धीमे धीमे इसका विकास हो रहा था। क्यों क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि उसके जो ये फैक्ट्रियों के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो थी, ज़्यादातर उसके मालिक अंग्रेज़ थे, और उसमें से जो भी प्रॉफिट होता था वो, एक तो ऐसा नहीं था कि उससे और ज़्यादा फैक्ट्रियां वो लगाएं यहाँ पर, या ये सोचें कि चलो यहाँ पर और फैक्ट्रियां लग जाएं और ज़्यादा लोगों को काम मिल जाए। तो जितनी वो चला सकते थे फैक्ट्रियां, उतनी खुद चलाते थे, और उसका प्रॉफिट और ज़्यादा फैक्ट्रियां ना लगा के सीधा इंग्लैंड भेज दिया करते थे। और उनकी जो नीतियां थी वो भी इस तरह की नहीं थी कि भारत में ज़्यादा बिजनेस बढ़े। तो भारत के जो बिजनेस को, फैक्ट्रियों को, वो लोग ऐसा रखते थे कि वो इंग्लैंड से या दूसरे कंट्रीज से नीचे रहे, ज़्यादा ऊंचाइयों पे ना पहुंच पाए। तो ये एक यहाँ पर प्रतीक अध्ययन है, ये एक स्टडी है कपड़े के उद्योग के बारे में कि यहाँ पर किस तरह का था। भारतीय वस्त्र उद्योग ने 2000 वर्षों तक विश्व पर एक छत्र राज किया। और यहाँ के कपड़े का जो काम होता था वो पूरी दुनिया में 2000 सालों तक एक तरीके से वो उसका नाम रहा और सबसे टॉप पे रहा। मोहनजोदड़ो से मिले चरखे और कताई के ताम्र सुइयाँ प्राचीन भारत में बुनाई और कताई की प्रसिद्धि को दर्शाती हैं। तो जो मोहनजोदड़ो था, जो कि 2000 साल पहले सभ्यता यहाँ हुआ करती थी, जिसकी खुदाई में अवशेष मिले थे, तो उस अवशेष में चरखे और सूत कातने की सुइयाँ जो है तांबे की या मेटल की मिली, जिससे कि ये पता चलता था कि उस समय भी यहाँ पर कपड़े का काम होता था। सब्जी और पत्थर के रंजक बहुत प्रयोग में लाए जाते थे। मुख्य सब्जी के रंजकों में नील, लाख, हल्दी और कुसुबब थे। तो ये सब्जियों से जो कलर बनते हैं, पत्थरों, रंगीन पत्थरों से, उस तरह के रंग बनते थे और जिनसे कपड़ों को रंगा जाता था। प्राचीन भारत में ब्लॉक मुद्रण लोकप्रिय था। उस समय के मुद्रित वस्त्रों में आज के मसूलीपट्टनम, मसलिया की कैलिको बहुत प्रसिद्ध थी। तो ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, लकड़ी का एक ब्लॉक होता है, उसमें कुछ डिज़ाइन बना होता है, तो उसको स्याही का उस पर एक तरीके से लगा के और फिर उसको कपड़े पे रख के दबा दिया जाता है, तो वही जो लकड़ी का डिज़ाइन होता है ब्लॉक का, वो कपड़े के ऊपर छप जाता है। तो ये सबसे एक पुरानी कला थी जिससे कि ये कपड़ों में डिज़ाइन डाल के बनाया जाता था कपड़ों को। भारत के वस्त्र उद्योग में कढ़ाई एक अन्य प्राचीन तकनीक थी। बंगाल अच्छी कढ़ाई कला का मुख्य केंद्र था। बंगाल की बहुरंगी लिहाफ वाली काथा कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध थी। तो एक तो हो गया ब्लॉक की छपाई, दूसरा ये कढ़ाई, ये भी काफ़ी उस समय होती थी, फेमस थी, और बंगाल में ये कढ़ाई का काफ़ी काम होता था। और रंग बिरंगी जो रज़ाई के कवर होते थे, उसके ऊपर जो कढ़ाई होती थी उसका नाम था काथा कढ़ाई, वो काफ़ी फेमस थी। उत्तर प्रदेश की चिकन, बंगाल की काथा और कर्नाटक की कसूती तथा असम की मेखला ने हमारी प्राचीन भव्यता की रीति को आज भी बनाए हुए रखा है। तो ये कढ़ाई का जो काम था उत्तर प्रदेश में, चिकन का जो आज भी लखनऊ की तरफ काम होता है, बंगाल की काथा और कर्नाटकी की कसूती के नाम से कढ़ाई का काम होता था। भारतीय शिल्पकारों को लूम पर आकार बनाने में महारत थी। ब्रोकेड भारतीय वस्त्रों में सबसे भव्य और अत्यधिक अलंकृत थे। तो जो लूम होता है वो एक तरीके से लकड़ी का और ये रस्सियों का एक मशीन जैसी बनाई जाती है जिससे कपड़े की बुनाई होती है।
तो भारत के जो ये बुनकर थे, जो लूम पे कपड़ा बनते थे, उनको उस बुनाई से कपड़ों में डिज़ाइन निकालने में बड़ा महारत हासिल थी, बहुत एक्सपर्ट थे वो लोग, और काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ से डिज़ाइन निकालते थे वो उस लूम से। अलग रंग और सामग्रियों के धागे से बुनकर बने डिज़ाइन कुशलता की कहानी कहते हैं। आज भी बनारस की ब्रोकेड विश्व प्रसिद्ध है। ब्रोकेड के अन्य केंद्र हैदराबाद, गुजरात और मद्रास हैं। तो जो रंग बिरंगे अलग अलग तरह के धागों से और अलग अलग डिज़ाइन जो निकालते थे, वो उनकी एक तरीके से जो यहाँ के काम करने वालों थे उनके हुनर का पता चलता है उससे। और आज भी जो बनारस है, वहाँ की जिस तरह की ये ब्रोकेट की कपड़े की जो बुनाई है, वो काफ़ी अभी भी वर्ल्ड फेमस है। हैदराबाद, गुजरात और मद्रास में इसका काम होता है। मध्यकाल में कालीन बुनाई फल फूल रही थी और ईरान से पूरी प्रतिस्पर्धा ले रही थी। बनारस, आगरा, मालवा और अन्य स्थानों पर वस्त्र निर्माण का कार्य हो रहा था। अच्छी गुणवत्ता वाली ढाका की मलमल बनाई और विदेशों में भेजी जा रही थी। मुगल दरबारी द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए बड़े प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। तो मध्यकाल का मतलब यही है कि जो बीच का जो काल था, जिसमें मुगल पीरियड था यहाँ पर, तो उसमें कालीन का काम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता था। और वो इतना अच्छा होता था कि जो पूरी दुनिया में ईरान के कालीन जो सबसे अच्छे माने जाते थे, उनसे भी हमारा कंपटीशन होता था। और बनारस, आगरा, मालवा और इन सब जगहों पे कपड़े का काम होता था। ढाका में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मलमल बनती थी और एक्सपोर्ट होती थी, दुनिया भर में भेजी जाती थी। और मुग़ल जो शासन थे, जो दरबार थे, उनकी तरफ से, मुग़ल शासकों की तरफ से ये कपड़े का जो काम होता था, इसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोत्साहन दिए जाते थे, फैसिलिटीज दी जाती थी, जिससे वो काफ़ी बिजनेस काफ़ी अच्छे उस पर चलता था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय वस्त्र उद्योग ने निर्यात में विश्व में अपना स्थान बना लिया था। तो 18वीं शताब्दी के शुरू में, मतलब 1700 के बाद का जो टाइम था, उसमें काफ़ी अच्छा स्थान भारत के कपड़े के जो बिजनेस था उसका दुनिया भर में बन चुका था। परंतु ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों के चलते भारत में अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। कंपनी के शासन में वस्त्र उद्योग से जुड़ी सारी कड़ियाँ, जैसे कपास उत्पादन, स्थानीय बाजार, घरेलू बुनकर और कुटीर उद्योग, सभी नष्ट हो गए। लेकिन जब ये अंग्रेज आए तो उनके आने से, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उनकी जो नीतियाँ थीं, वो उन नीतियों की वजह से ये सारा जो कामकाज था वो पूरा यहाँ का घरेलू उद्योग ठप हो गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में विदेशी बाजारों में अधिक लाभ कमाने के लिए अंग्रेजों ने स्थानीय कारीगरों की मजदूरी बहुत कम कर दी। इस कदम से कारीगरों की आमदनी बहुत कम हो गई और हस्तशिल्प उद्योग की जड़ें उखड़ गई। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में का मतलब हुआ 1770 के बाद से लेके और सन 1800 तक के बीच में ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में अंग्रेजों ने यहाँ के जो कारीगरों को पैसा कम देना शुरू कर दिया। तो और भी जो उन्होंने गलत काम किए थे कि उनको शोषण करते थे, अपनी मनमर्जी के रेट रखते थे, जिसे हम पढ़ चुके हैं। तो उसी वजह से यहाँ के जब कारीगरों की आमदनी कम हुई तो ये सारे काम धंधे भी बंद होते चले गए। एक और दमनकारी व्यवहार कच्चे कपास की कीमतों में हेरफेर करके किया गया था। उदाहरण के लिए बंगाल को दक्कन से अच्छी गुणवत्ता वाला कपास मिलता था। अंग्रेज अधिकारियों ने भारी मात्रा में दक्कन से कपास खरीद लिया और बंगाल के बुनकरों को ऊंचे दाम पर बेच दिया। इसके अतिरिक्त वस्त्र निर्माण पर कई तरह के कर लगा दिए गए। तो जो उनकी गलत नीतियाँ थी अंग्रेजों की, वो जो कर रहे थे उसमें एक ये भी था कि जो कच्चा कपास होता है, कपास वो होता है कि जो हमने देखा होगा कि पेड़ों में से रुई जैसा गोले से निकलते हैं, उसका एक फूल जैसा होता है और एक फली जैसी होती है। जब वो खिल जाता है तो उस फली के अंदर से कपास निकलता है, तो वो उससे फिर सूत काट के उसका कपड़ा बनता है। तो कपास जो इकट्ठी होती थी तो कपास जाता था कहाँ से? दक्कन से। तो दक्कन का जो बहुत अच्छा कपास माना जाता था वो बंगाल में कपड़ा बनाने में यूज होता था। अंग्रेजों ने इस दक्कन से जो पूरा कपास था वो पूरा का पूरा ये लोग खरीद लेते थे और फिर बंगाल के जो काम करने वाले बुनकर होते थे उनको मनमाने रेटों में, ऊंचे दामों में बेचते थे। और उसके बावजूद भी, इससे तो उनका प्रॉफिट कम हो ही जाता था, उसके बावजूद भी जो तैयार कपड़ा वो लोग बनाते थे उस पर भी टैक्स लगा देते थे। तो इस तरह से ये लोगों की नीतियाँ अंग्रेजों की इस तरह से थी कि उन्होंने यहाँ के बिल्कुल काम धंधे को और यहाँ काम करने वालों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था।
अब ये कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। संरक्षण का मतलब होता है आर्थिक सहायता। जो हमने पढ़ा कि जो मुगल थे और अंग्रेजों के पहले के राजा और बादशाह थे, वो यहाँ के काम करने वालों को संरक्षण या आर्थिक सहायता देते थे। कैलिको का मतलब है अच्छी गुणवत्ता वाला सफ़ेद सूती वस्त्र, ये कपड़े का नाम है। अनऔद्योगिकरण का मतलब है निर्माण उद्योग का पतन, कि जो निर्माण होता था वो खत्म हो जाना। कढ़ाई का मतलब है रंगीन धागों द्वारा कपड़े पर खूबसूरत आकार बनाना। ये हम जानते हैं कढ़ाई क्या होती है। और कुछ रिवीजन की बातें ये यहाँ पर, ये आपका जो लेसन का टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ एक्सरसाइजेज जो हैं, इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो ये आपको किसी दूसरी PDF फॉर्मेट में या JPG में या नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। और ये आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं जब आप ऑफलाइन क्लास के लिए आएँ। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।